Audio Jungle. तो ये बता दीजिए मेरे को डर लग रहा है नहीं है ना चाचा वो जो हिंदू नहीं है उनको क्यों नहीं मिलता? क्या ये संविधान के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? नंबर वन, क्या इसको निकाल देंगे आप? दूसरा ये है कि रिफॉर्म सिविल कोड में दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, कौन सा अपनाएंगे आप? तीसरा ये है ये आसाम में नॉर्थ ईस्ट में हमने भारत के अपने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने का हमने संविधान में जिक्र किया है, क्या उसको खत्म करेंगे आप? अब बता दीजिए। चौथी बात यह है कि आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुसलमान जो है एक दो शादी करता। हम मोदी सरकार से कहना चाहेंगे कि अब जो 2022 का अगर सेंसस होने जा रहा है उसमें आप एक क्वेश्चन में इजाफा कर दीजिए कि बताओ किसकी दूसरी बीवी है, तीसरी है, चौथी है और कौन कौन मिस्ट्रेसेस रखता है। पहले जब आप मेरे ख्याल से आज से 30-40 साल 50 साल पहले टाइम नहीं मालूम, ये सवाल पूछा था किसके कितने बीवियां हैं। जब वो लास्ट सेंसस में सवाल पूछा गया था तो मुसलमान और हमारे हिंदू भाई ज्यादा फर्क नहीं था। पांचवी बात ये है कि यूसीसी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बहुत से स्टेट्स में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लड़कियों को नहीं दिया जाता। आप देने तैयार है क्या? एक और बात आपसे कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड को खरीद नहीं सकता, खरीदने देंगे आप? एक और बात है, भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 का हिस्सा है, उसमें अगर आप आर्टिकल 37 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि देश की तमाम जो रिसोर्सेज है, वेल्थ है, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूट है क्या? देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है और जो देश का जो 60% जो गरीब है उसके पास सिर्फ 5% दौलत, 8% कुछ है। इसके ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात की होती। एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 में 44 सेट का कि शराबबंदी होनी चाहिए। भाई गुजरात में तो शराबबंदी है, सब पूरे देश में कर दो ना। आप अल्कोहल को बंद करो, क्यों नहीं बंद करते? महिलाओं पे जुल्म होता, एक्सीडेंट होता, एक नस्ल बर्बाद हो जाती शराब और सब पीकर। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर आप क्यों नहीं बात करते? बेरोजगारी का जिक्र है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, आर्टिकल 38 होगा शायद, उसमें आप बात नहीं करते, खाली 44 पे पड़े हुए आप। और एक और बात सुनिए, आसाम में एक तरीका है डिवोर्स करने का। क्या तरीका है मालूम आपको? एक दूसरे पर छोटा पत्थर फेंक लेते, डिवोर्स हो जाता। आप बंद खत्म कर देंगे क्या उसको? आखिरी बात, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ये भी झूठ है क्या? हम ये कह रहे हैं कि भारत की जो खूबसूरती है वो पूरे विश्व में नहीं है और आप उस खूबसूरती को सेलिब्रेट करिए। अगर आप बोलेंगे नहीं यूनिफॉर्म आप क्यों मुसलमान खिलाफ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिकल 29 पढ़िए संविधान का, उसमें आपके और मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है। तो मैं अपने कल्चरल प्रोटेक्शन के राइट की बात कर रहा हूँ और फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ज्यादा अहम होता है। वो इनफोर्सेबल है कोर्ट्स ऑफ लॉ में। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते मोदी सरकार या बीजेपी सरकार। सर, आप चुनाव की तैयारी को लेकर गुजरात में ऑलरेडी एक पार्टी है, वो ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। उस पार्टी के सामने से गुजरात का आपकी किस तरह की तैयारियां होगी सर? ग्राउंड लेवल पे आपकी क्या तैयारी है? गुजरात में वाली पार्टी सर, आपको भी पता होगा। मेरे को नहीं पता है सर, यू नो वेरी वेल। नाम बोले डर क्यों रहे? आम आदमी पार्टी बोलो ना प्यार, ताकत से मेरे को क्या मालूम है तुम्हारे आप नहीं जानते सर, ऐसा होने की आप नाम लेने के
ठीक है सर, आप मेरे सवाल। अरे वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, उसमें क्या करने का है। और एक बात सुनिए, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो उनके पास बायोडाटा नहीं है और वो कहाँ बैठे थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनका काम था कि वो लोगों को समझाते, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते और जाते, मगर वो महात्मा गांधी की समाधि पर मौन व्रत करके बैठे। अभी परसों दिल्ली में डिमोलिशन हुआ, नजर नहीं आते कहीं पर भी वो मुख्यमंत्री। बाद में 1 महीने लगवाने के बाद पॉलिसी डिसीजन लेते हैं कि वो ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो करें, हमारा कोई तरह नहीं है। हर पार्टी अपना काम करेगी, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। सर, इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हमेशा बोला जाता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लेकिन इसी लोकतंत्र में एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है और वो कम्युनिटी हंसी खुशी अपने निकाल के तमाशा मार के डाल करके खुश हो रही है। डेमोक्रेसी, वी आर सोसाइटी, इस पे आपका क्या है? मैं आईओसी को और तैयार। तो हमको ये उन लोगों से कहना है कि आप लोकतंत्र में मायूस मत होइए, आपको अपने हक के लिए जो भारत के संविधान ने दिया उसके लिए आपको लड़ना चाहिए। और वैसा कैसा कि मैं अपने मुंह पे तमाचा मार के, हाँ वो छूट, इसी वो सेकुलर, वो नाम के सेकुलर है, उनका सेकुलरिज्म कुछ नहीं है। उनका एक पार्टी का लीडर एक ट्वीट करता है कि जब जमीन पर एक ताकतवर तरफ गिरता है तो ऐसा होता है। हमारा काम ये है कि उस तबके के लोगों को नाउम्मीदी से निकाले, अगर नाउम्मीदी उनके पास है, और उनको उम्मीद की किरण और मैं हमारे पार्टी के जिम्मेदारों से अपील करूंगा, पार्टी के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो बैठ जाए। ये मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग मुझे बताइए, तो हमारे मीडिया के जिम्मेदारों से। अरे भाई, आप लोग हटोगे तो काम होगा, यहाँ पर आप लोग हटोगे तो कैसे काम होगा? पार्टी का नंबर नहीं बढ़ जाएगी वहां से। आप मुझे सवाल करना करिए, मैं तो बोलने पड़ा और 1 to 1 नहीं होगा इसको। अरे भाई आगे से सबको हटाओ पहले। भाई यूट्यूबर जो है और मोबाइल वाले वो समझ जाए, प्रेस के लिए प्लीज जरा पीछे आ जाए भाई। इतने यूट्यूबर है वो भी पीछे हट सर, आप पहले बता दीजिए क्या आपको सवाल सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। बस इतना ही है, बाकी शाम मीटिंग है, पार्टी के संगठन की नेक्स्ट संडे को मंगरोल में है और कंटिन्यूस प्रोग्राम है। ये चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आने वाले विधानसभा के, तो इसलिए हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। अभी आपको पूछना है तो बताइए। गुजरात इलेक्शन में आपकी पार्टी कितने सीटों में चुनाव लड़ रही है? गुजरात विधानसभा में आपकी पार्टी कितने सीटों में चुनाव लड़ रही है? तो अभी इतना जल्दी बताना आपको सही नहीं होगा, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा सीट पर लड़ेंगे, अच्छी ताकत से लड़ेंगे
कितने सीट नंबर क्या होगा वो सब आपको चुनाव के करीब जो आएगा हमारे गुजरात के जो पार्टी के अध्यक्ष है जनाब साबिर भाई साहब आपको मीडिया साहब को और पब्लिक को बताएंगे। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे अगर आप चुनाव लड़ते हैं। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाने का एक मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। पुणे में राज ठाकरे जी ने आपके ऊपर कटाक्ष किया है, आपकी पार्टी को बहुत गंभीर आरोप लगाया, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? राज ठाकरे जी ने मैं नहीं जानता। ओवैसी जी, आपकी लीडरशिप को लेकर जो माइनॉरिटी है और बैकवर्ड कास्ट है वो आगे देख रहे हैं कि एक उम्मीद से आपको देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आप इस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे? नहीं, इंसान को उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए और मैं भी अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ। कोशिश करना मेरा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे इखलास के साथ। मेहनत मैं अकेला नहीं बल्कि हमारे साथ जो हमारे एमआईएम के तमाम जिम्मेदारान हैं, कोशिश हम सब मिलकर बैठकर टीम वर्क कर रहे हैं और जो भी आवाम हमसे हो सकेगा हम कर रहे हैं। जो भरोसा कायम हुआ है हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि उस भरोसे पर शर्मिंदा किसी होने ना दें और कोशिश करते रहेंगे। हमारा काम कोशिश करना है। सर, राज ठाकरे को आप नहीं पहचानते ऐसा कह रहे हैं, वही राज ठाकरे जिन्होंने औरंगजेब की मजार को लेकर भी टिप्पणी की। आप पहचानिए तो बस है। सर गुजरात में बीटीपी के साथ कोalition जो हुआ था, बीटीपी के साथ कोalition हुआ था, आपका अभी बीटीपी ने आपके साथ कोalition कर दिया है, तो नाउ व्हाट इज आवर फ्यूचर स्टेप? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार है कि वो अपनी पार्टी के अच्छाई के लिए करना करे, हम भी करेंगे और हमारी पार्टी भी करेगी अलायंस। अभी से बताना बहुत जल्दी हो जाएगा, जरूर करेंगे। सर कौन सी पार्टी के साथ अलायंस होगा? हो गया कुछ सवाल सर, लेकिन बीटीपी के साथ अलायंस ब्रेकअप हो गया या कंटिन्यू है? आपका सवाल का जवाब दे दूंगा आपको। सर, ध्यान वापसी का जो है देश भर में चर्चा बन रहा है, तो क्या भाजपा उसको मॉडल की तरफ पूरे देश में लागू करेगा? आपको ऐसा लग रहा है? हमारा मानना, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने जो मीडिया को अपना रिएक्शन दिया था उसमें मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो है वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो कामयाबी विक्ट्री हुई है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और मैंने इस बात का एप्रीहेंशन और खदशे का इजहार किया था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से ऐसे मुद्दे उठ जाएंगे और इन तमाम मुद्दों को एक नया मौका मिल गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं सच साबित हो रहा हूँ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबरी मस्जिद के जजमेंट पैराग्राफ नंबर 83 में 91 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया। उसके बावजूद भी ये मुद्दे उठ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 1968 में मुसलमान और हिंदू पक्ष ने बैठकर एक एग्रीमेंट किया मथुरा के बारे में, कृष्ण जन्म स्थान के बारे में। मुसलमानों ने अपनी बहुत बड़ी जमीन दे दी और वहां पर एक आलीशान मंदिर तामीर हुई और उसमें एक कंट्रोवर्शियल मलबा था शेर केस का, उसको मुसलमानों ने हटाया। मुसलमानों के ईदगाह से बरनाले और ड्रेनेज का पानी ज्यादा था, तो उसमें एग्रीमेंट में कहा गया कि पानी को मोड़ दिया जाए। अब आप कुछ सोचिए कि कितने 54 इयर्स के बाद दोबारा कोई पक्ष कोर्ट को जाता है और कहता है कि नहीं ईदगाह ही हमारी है। तो इसीलिए हम ये आपसे कह रहे हैं कि 91 के एक्ट का जो है वो लोअर कोर्ट को, कोई भी कोर्ट को जा सकता है, किसी को रोक नहीं कर सकते आप। हर कोर्ट को उसी स्टेज पर उसको खत्म करने की जरूरत है कि भाई 91 का एक्ट है और आप इसको नहीं ला सकते। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो खुले हैं और मुझे एप्रीहेंशन है ये खुलते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी आज होती है कि वो भी इस बात को तय कर लें कि भाई ये मुद्दे पुराने जख्म और खोले जाएंगे तो क्या ये देश के हित में है। क्योंकि आप और हमने देश ने 1980 के आखिरी में और 90 में हमने वो तमाम काला दौर देखा है।
अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में बहुत ज्यादा मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है इस देश में, हमारे वतन अजीज में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार है तो यहाँ पर है। इन्फ्लेशन अगर इतना नहीं बढ़ा था, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, तो ये तय करना पड़ेगा। सर, आपका ऑब्जर्वेशन गुजरात के लिए जो होम स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है, तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द इश्यूज एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी और हमारे पटेल भाइयों की और बहनों की आबादी बराबर, कि जिनको आज तक हम टीवी पर मोबाइल पर देखा करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हर वक्त हर हालात में उम्मत की रहबरी और रहनुमाई फरमाई है और दंगे की चोट हर जगह पर आवाज उठाई है। आप लोग सब जानते हैं, तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं छोटी सी बात सुनाकर मैं आपकी तरफ रुजू हूँगा। जिस वक्त में इनके वालिद मोहतरम जनाब सलाहुद्दीन ओवैसी साहब सरार मिल्लत पार्लियामेंट के मेंबर थे और उस वक्त हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी पार्लियामेंट के मेंबर थे। तो अडवाणी जी ने खड़े होकर एक जुमला कहा था कि आप लोग 2 हैं और हम लोग 100 हैं। मैं ये जो हजरात गड़बड़ी कर रहे हैं, इनसे मैं दरखास्त करूंगा कि खामोश रहे। आप जिम्मेदार हजरात और कमेटी के साथ ही आप गड़बड़ी करोगे तो प्रोग्राम कैसे होगा? अरे भाई लाइव चल रहा है। मैं सारे अपने से गुजारिश है, उलमाए कराम आगे आ जाए। जो कमेटी के साथी हैं वो पीछे खड़े रहे। आप लोग खिदमत करने वाले हैं, उलमा को मौका दें और उलमाए कराम अपनी कुर्बानी देकर यहाँ तशरीफ फरमा। तो मैं किसी के दरमियान तो उलमाए कराम आपसे मशवरा भी लेना चाहते हैं और आपके मशवरे के मोहताज भी हैं कि आगे चढ़कर जो हालात यहाँ पर चल रहे हैं पूरे देश में और खुसूसन गुजरात में, उन हालात से हमें कैसे मुकाबला करना है, हमें आगे कैसे कौम को आगे बढ़ाना है। जो अक़लियतियों पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म से हमें कैसे बचना है, वो सारी चीजें आपके सामने इंशाअल्लाह आएगी। तो आप हजरात बार बार दरखास्त की जा रही है कि अपने जो जिम्मेदार हैं कमेटी के MIM के जो साथी हैं वो उलमा को बैठने के लिए मौका दें। उलमाए कराम अपनी एक आवाज पर यहाँ तशरीफ लाए हुए और दरमियान में जो खलल डाल रहे हैं वो साथी पीछे हट जाए, साइड पर हट जाए। बस थोड़ी देर का प्रोग्राम है हमारा। आपको कुछ सवाल अगर करना है किसी उलमाए कराम को, वो कर सकते हैं खुसूसी तौर पर और हजरत उसका पूरे तौर पर मुकम्मल तशफ़ी बख्श आपको जवाब देंगे। जो सवाल आपके जहन में है क्या जी जो तो वो बाद में आपसे बात करेंगे। किसी को अगर पूछना है, सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं। जी जी अच्छा, सबसे बड़ी सिफत अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर ये है, मुझे मुंह पर तारीफ नहीं की, उलमा की बड़ी कदर करते हैं, जो उलमा कराम का बड़ा एहतराम करते हैं। कोई किसी के जहन में अगर सवाल हो तो आप खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। सियासी लाइन से या किसी भी लाइन से अगर आपके बारे में या MIM पार्टी के बारे में कुछ भी सवाल आपके जहन में, सियासी सवाल सियासी लाइन से कुछ भी सवाल हो तो आप कर सकते। जी हाँ, कंफ्यूजन जो आजकल हमारी उम्मत मुस्लिमा में है, ये साफ समझ गए होंगे मेरे कहने से, और आपने इसका बहुत अच्छी तरह से क्लियरिफिकेशन दिया है कि मैं रोजे पाक पर जाकर भी गवाही देने को तैयार हूँ कि मैं कोई किसी को सपोर्टर नहीं हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये असल में अभी तक हमारे कौम के अंदर एक कंफ्यूजन है कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो इख्तलाफ राय रहना अच्छी चीज है, मगर इख्तलाफ राय और इल्जाम में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे को इख्तलाफ राय से कोई मतलब या तकलीफ नहीं है और न इल्जाम लगाने वालों से मेरे को कोई सरोकार है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इख्तलाफ राय रहता है, होना भी चाहिए, मगर कोई अगर इल्जाम लगा रहा है
तो फिर आप तैयार हो जाइए जब सबको अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। मैं इतना ही कहूंगा, इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे भी जवाब देना है, सबको जवाब देना है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बड़ा है छोटा है, रब के आगे सब बराबर है। तो इख्तलाफ राय हो सकता है मेरे तरीक़ेकार पर, हमारी पार्टी के काम करने के तरीके पर, वो ठीक है। अब इल्जाम का जवाब तो मैं तो नहीं देना मेरा काम नहीं है, और जो इल्जाम लगा रहे हैं उनको उनका काम है साबित करना। आप साबित करके बताइए कि भाई आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सच है या झूठ है, और अगर झूठ है तो फिर अल्लाह से डरिए बस। अरे उलमाए करम रहबरी करना हमारी सियासतदान करेंगे, क्या बात है। नहीं, आप आए, आपका बेहद शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका खैर मुकद्दम हम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और आपकी सरपरस्ती, आपकी दुआओं की हमको सख्त जरूरत है। और अगर हमें और साबिर भाई हमारी टीम से कुछ गलती हो रही है तो आप उससे ही करिए, आप बताइए हमको, हाथ पकड़ के बोलिए, कान पकड़ के बोलिए कि सही करिए, ठीक नहीं हो रहा। मगर एक बात आपको, आप बेहतर जानते हैं कि अब मैं पहले भी इस बात को कहा, आज भी कह रहा हूं कि इस चीज को आप सोचिए मेरी इस बात को कि अब हम इस मौक़िफ़ में नहीं है कि हम सरकारों को तब्दील कर सकें। ये सच्ची हकीकत है। ये अगर कोई इस ख्वाब में है कि नहीं हम कर देंगे, वो हकीकत पसंदी की बात नहीं है वो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करिए, ताकि जिस जगह पर वो जीत कर जाएंगे, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ और हुकूक को हासिल करने की बात कर सके। ये हमारा काम होना चाहिए। अगर हम इस खुशफहमी का शिकार होंगे कि नहीं हम हुकूमत को बदल देंगे, वो नहीं होने वाला काम है। देखिए, एक बात मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूं कि ये जो माहौल है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मैं आपको मायूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूं, आपको बता रहा हूं। और यकीनन आज की इस महफिल में ऐसे अहले दिल हजरात भी होंगे जिनको अल्लाह सुब्हान ताला उनके दिल पर इन तमाम चीजों को जाहिर कर देता है। तो ये लंबी रात होने वाली है, मगर हमको नाउमीद होने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे पुरज़म और हौसले को अपने बुलंद रख के हमको अपनी बात को रखने की जरूरत है। अगर हम डर जाएंगे, खौफ खा जाएंगे, तो फिर ये तो नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। जैसे कभी हिंदुस्तान के अंदर एक लेयर चल रही है रिलीजियस पॉलिटिक्स सर, तो आप अपनी तरफ की, जैसे हैदराबाद में आपने बहुत तरक्की की, तो वो आप बताने की बजाय रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं, मैं रिलीजियस पॉलिटिक्स कहाँ करता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, और मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, तो उसको अगर आप रिलीजन से जोड़ देते हैं तो फिर उसका मैं क्या करूंगा। ये मेरा कल्चर का भी तो हिस्सा है ये। और संविधान में आर्टिकल 29 के तहत हर एक को अपने कल्चर को बचाने का इख्तियार है। तो हैदराबाद में भी हमने जो किया वो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, कुर्बानियां की, वो मेरा कारनामा नहीं है, वो हमारे उन तमाम जिम्मेदारों का मेहनत है। उनकी रातों की नींद उन्होंने हराम की, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, तब जाकर हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि जब हम हैदराबाद में कर सकते हैं तो हर जगह पर कर सकते हैं, अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का ताउन रहा। पार्लियामेंट में अगर मेरी तकरीर उठाकर देख लेंगे आप, तो हम हर तकरीर में मैं संविधान की बात करता हूं, वो संविधान जिसको हमारे बुजुर्गों ने बनाया। तो उस आइन के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई को लड़ना है। तो रिलीजन की पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान के दायरे में रहकर हमको अपने हुकूक को हासिल करना है। मैं इस मुल्क को ये नहीं कह रहा हूं कि इस मुल्क को आप एक मजहबी मुल्क बना दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है, इस मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है। ये मुल्क तमाम मजाहिब को मानता है, बल्कि ये मुल्क उनको भी मानता है जिनका जो खुदा को भी नहीं मानते। तो इसको और जो लोग जो मजहब की राजनीति कर रहे हैं उसको आप जानते हैं कौन कर रहे हैं, और उनके वो जब करते हैं तो उनका साथ भी दे देते हैं।
और फिर उसके बाद जब मजलिस आके जब बात करती है तो बोलते देखो ये मजहब की बुनियाद पर बांटना चाह रहा है। मैं मजहब की बुनियाद पर कहां बांटना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर आपको फायदा हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। अंग्रेजी का एक लफ्ज है इंटर डिपेंडेंट ऑपरेबिलिटी, यानी अगर किसी के दादा जो कमाते थे उसका पोता उनसे ज्यादा कमाना चाहिए, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। सबसे कम कौन है उसमें? मुसलमान है। और उसका जिम्मेदार कौन है? डेटा है उसका। बात ऐसा नहीं है कि हवाई बात कर रहा हूं, उसका डेटा है। बल्कि जो दलित हमारे भाई बहन हैं वो अपने दादा से ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, और मुसलमान जो है अपने दादा से भी कम होते जा रहा है। उसको ये डेटा है। अब इसको क्या जवाब देंगे बताइए आप? कौन जिम्मेदार है इसका? तो आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। मैं आपके सामने आपके दरमियान में बैठकर ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको चांद तारे तोड़ के लाके दे सकता हूं। वो बोलेंगे भाई बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है वजीर आजम की तरह, तो वो नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं, जो आपकी आवाज बनेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। वरना अब मौजूदा दौर में तो सिर्फ हम यतीम और बेसहारा लाचार होकर रह गए कि बाज वक्त ऐसा लगता है कि भाई कोई बाजू मेरे खड़ा है नहीं है। वो हालत पैदा हो चुकी है हमारी आज। ये हकीकत है, बोल रहा हूं मैं आप, बिल्कुल इस तरह की हालात है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इन बात पर गौर करिए। जी सर, हम किसी को कहते हैं कि भाई आपके स्टेटस रखे या किसी को मजलिस में लाना चाहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये वोट तोड़ने के लिए आते हैं। और यहाँ की जो अक्सर गुजरात में माहौल है, जो वोट रचना डिवाइड वो 25-75 के करीब है। तो हम हमारे एमआईएम के नुमाइंदों को भी चुनते हैं तो हम पूरी तरह से वोट देंगे, तो भी कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। एक बात तो कैसे लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा? भाई असद साहब हक पर है और असद साहब की पार्टी ये काम करेगी, असद साहब के लेकर में फायदा होगा आगे। तो ये उनकी राय हो सकती है। सर लोग यूँ कहना चाहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है, असद साहब यहाँ गुजरात लड़ेंगे, इससे मुसलमानों को कोई फायदा होने वाला नहीं। लोगों का ये कहना है वो उनकी डिवाइड किए है जो वोट। नहीं तो आप उनका जवाब इस तरह दे सकते कि 84 में आखिरी मरतबा मुस्लिम एमपी बना था, उसके बाद क्यों नहीं बना? अब उसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं आप कि